वेलकम स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ वेक्टर स्पेस। और मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर मैं आपको सब कुछ करवा दूं, आपको अलग से कोई बुक खास रेफर नहीं करनी पड़ेगी। मैंने मैक्सिमम काम हर टाइप की सिचुएशन, क्वेश्चन, थ्योरम सब बीच में करवाया हुआ है। डायरेक्ट सम एंड कॉम्प्लीमेंट्स। डायरेक्ट सम नाम से क्लियर है कि दोनों को डायरेक्ट सम, दोनों को डायरेक्ट प्लस कैसे होएगा। अगर सम ऑफ टू सब स्पेसिस, मैंने दो सब स्पेसिस ली आपके सामने, W1 एंड W2, दो सब स्पेसिस ली। अगर मैं एवरी V बिलोंग्स टू V, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस VF का है, मैंने एक W1 लिया, एक W2 लिया, ये सबसेट है V का। अगर इसमें से कोई एलिमेंट V बिलोंग्स टू V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, ये दोनों सबसेट है, इसका एक ही तरीका होए। यूनिकली मतलब इन दोनों के सम के इक्वल लिख सकता हूं, U1 प्लस U2, U1 प्लस U2 वेयर U1 इसको बिलोंग करेगा, U2 इसको बिलोंग करेगा। अगर मैं V इक्वल टू U1 प्लस U2 लिख दूं, पहले वाले को W1 को बिलोंग करेगा, दूसरे वाले को बिलोंग करेगा। अगर मैं इन दोनों का प्लस लिख दूं तो हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसिस। प्लस के साथ जीरो मारा हुआ है, ऊपर राउंड अप किया हुआ है। एक रिमार्क है इसके लिए, अगर ये चीज होल्ड करती है तो हम प्लस हटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस हटा के V इक्वल टू W1 प्लस W2 लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन बोलती है ये। पर अगर ये चीज दे रखी है तो ये नहीं लिख सकते। ये अभी मैं थ्योरम नंबर 18 करवाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगी, बट नॉट कन्वर्सन। एक है डायरेक्ट समान एंड डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट समान आप जो मर्जी बोल सकते हो, जैसे आपको नोटेशन सही लगे। और डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है? दो चीजें होती है तभी एक बंदा दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देता है। एक दूसरे को देगा, तो एक सबस्पेस लिया तो दूसरा कोई ना कोई होना चाहिए, कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा, W2। अगर एक सबस्पेस दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, V इक्वल टू W1 प्लस W2, लेकिन उसके लिए कोई एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो एग्जिस्ट करेगा, जो W1 है पहले वाला है, उसको हम डायरेक्ट समान कहेंगे, और किसका? V का। और जो दूसरे वाला है W2 को, जिसको कॉम्प्लीमेंट दिया है, इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसने दिया है? W1 ने। तो ये डायरेक्ट समान एंड डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी एक थ्योरम है और इसके ऊपर एक थ्योरम है। दो थ्योरम पेंडिंग है, फिर आपका सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। जब टीचर का, एग्जामिनर का कोई बिल्कुल अलग तरीके का पेपर बनाना है कि जैसे बच्चे को लगे यार ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसमें से थ्योरम डाल देता है, डायरेक्ट समान एंड डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट में से। बच्चा कहता है कि मैंने एग्जिस्टेंस थ्योरम की, एक्सटेंशन थ्योरम की, डायमेंशन थ्योरम की, कोई आई नहीं। जब कोई भी नहीं आएगी तो इसमें से जरूर आएगा। तो ये आसान डेफिनेशन आप लिख सकते हो। डिसजॉइंट सबस्पेस मतलब इंटरसेक्शन जीरो, ये तो आपको पता है बहुत बारी। डिसजॉइंट का मतलब ही होता है अलग अलग। तो वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बेस पे दो थ्योरम्स हैं, 17 थ्योरम्स मैं करवा चुका हूं। 18 नंबर थ्योरम देखो, 18 नंबर थ्योरम बहुत आसान है। 18 नंबर थ्योरम आप आराम से कर सकते हो। 18 नंबर थ्योरम कहता यही कंडीशन जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई है, यही प्रूव करने के लिए कहा है उसने। थ्योरम नंबर 18, मैंने ज्यादा डेफिनेशंस को इसको घुमाया नहीं कि ये कैसे होता है, वे कैसे होता है, डायरेक्ट लिख दिया बस। थ्योरम आपके सामने है, दो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। वो क्या थ्योरम में बोलता है कि अगर ये डायरेक्ट सम है, ये गिवन है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, डायरेक्ट सम है, तो प्रूव करो। टू प्रूव ए पार्ट में V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 और B पार्ट में दोनों की इंटरसेक्शन जीरो, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए क्लियरली बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम की डेफिनेशन बोलती है, डायरेक्ट सम मतलब दोनों को डायरेक्ट प्लस कर दो, चाहे अलग अलग दे रखे हैं प्लस कर दो। डायरेक्ट सम वो क्या होता है? अगर V इक्वल टू W1 प्लस W2 होता है, इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W1 प्लस W2।
प्लस को हटा के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने अभी रिमार्क भी लिखवाया है आपको, लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट, नाउ ये प्रूव करना है, लेट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन मैथमेटिक्स। ये मान लेते हैं कि ये जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट तो होएगा जो इसको बिलोंग करेगा। से कर लो v बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो अगर ये इसको बिलोंग करता है तो v को भी करेगा। क्यों? बिकॉज W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट किसका है? v का। ये v का सबसेट है। अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है तो वो v को भी करेगा। अगर v को बिलोंग करता है तो मैं v को लिख सकता हूं 0 प्लस v, या ऐसे करो, चलो ऐसे ही रहने दो v प्लस 0। यहां 0 बिलोंग करा देता हूं W1 को और v बिलोंग करा देता हूं W2 को। यही डेफिनेशन बोली है ना डायरेक्ट सम की। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन क्या होती है? गिवन स्टेटमेंट में। और इसके अंदर क्या होएगा? v बिलोंग्स करा देता हूं W1 को और 0 बिलोंग करा देता हूं W2 को। v को मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया, v कैन बी एक्सप्रेस एज डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसीज। ये गिवन है बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम। मैंने डेफिनेशन लगा दी डायरेक्ट सम की। यही तो डेफिनेशन बोलती है, अगर v को बिलोंग करता है तो हम डायरेक्ट सम डेफिनेशन लिखती है डायरेक्ट सम की, इसको इस वे से लिख सकते हैं। ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों कंट्राडिक्शन आ गई अभी आपको समझ आएगा। विच इज कंट्राडिक्शन एज। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई है? क्योंकि v कैन बी एक्सप्रेस्ड in two different ways। जबकि डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसको एक ही तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीकों से तो लिख ही नहीं सकते। ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने लेट की है वो गलत है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो ये कह रहे हैं वो सही है। इसका मतलब जो हमने 0 के इक्वल नहीं लिया तो ये 0 के इक्वल है। हैंस प्रूफ। कन्वर्स पार्ट, बहुत आसान थ्योरम चल रही है स्टूडेंट्स। अब आपके पास गिवन क्या है? गिवन ही लिखो। यहां गिवन क्या है आपके पास? अब है v इक्वल टू W1 प्लस W2, v इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0। आपने प्रूफ करना है ये डायरेक्ट सम है। अब ये प्रूफ करना है v इक्वल टू W1 प्लस W2। स्टूडेंट जो चीज गिवन होती है ना वो यूज होती है। जैसे इसके अंदर ये गिवन था तो मैंने डेफिनेशन यूज की बीच में, वैसे ही अब क्या गिवन ये है, सिंस मैं मान लेता हूं v एलिमेंट v को बिलोंग करता है तो मैं v को लिख सकता हूं u1 प्लस u2, वेयर u1 किसको बिलोंग करेगा? W1 को, और u2 किसको बिलोंग करेगा? W2 को। गिवन क्या है? क्योंकि मैंने ये दो कंडीशन गिवन है ना, तो मैंने गिवन क्या था? v इक्वल टू W1 प्लस W2 गिवन था तो मैंने डेफिनेशन लगा दी है। मैंने अगर v W1 प्लस W2 को गिवन है, v को बिलोंग करता है तो v तो हमारे पास क्या है? v हमारे पास क्या है? W1 प्लस W2 को। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं तो इसको लिख सकता हूं v बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। मैंने क्योंकि ये गिवन था तो v को बिलोंग करता है तो वो इसको भी करेगा। मैंने बिलोंग करा दिया, इसकी डेफिनेशन लगा दी आगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये प्रूफ करना है कि ये रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट सम प्रूव करनी है। ये डायरेक्ट सम कैसे प्रूव होएगी? अगर ये यूनिक हो जाए। टू प्रूव it is sufficient to prove that this representation is unique। इस यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए मैं यूनिकनेस कैसे प्रूव होएगा? लेट एक v को मैंने मान लिया W1 प्लस W2 के इक्वल है, वेयर W1 बिलोंग करता है W1 को और W2 छोटे W1 W2 है, ये W2 बिलोंग करता है W2 को। मैंने लेट कर लिया। ये नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन।
इसको यूनिक प्रूव कर रहे हैं ना। यूनिक कैसे प्रूव होएगा? अगर मैं एक नई रिप्रेजेंटेशन सपोज करूं, नई रिप्रेजेंटेशन अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाता है, U1 W1 के इक्वल आ जाए, U2 W2 के इक्वल आ जाए, तो ये सही प्रूव हो जाएगा। ये प्रूव करने के लिए फ्रॉम 1 एंड 2, तो एक v की वैल्यू ये दे रखी है, दूसरे v की वैल्यू ये दे रखी है, दोनों को इक्वल कर दिया। U1 W1 एक ब्रैकेट में कर दिया और U2 W2 एक ब्रैकेट में कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। बस अब सिंस U1 किसको बिलोंग करता है? W1 को, एंड W1 किसको बिलोंग करता है? ये भी W1 को करता है, ये दोनों W1 को बिलोंग करते हैं, एंड W1 इज अ सबस्पेस। गिवन है डेफिनेशन में, अगर ये सबस्पेस है तो U1 माइनस W1 भी बिलोंग करेगा W1 को। U2 किसको बिलोंग करता है? W2 को, बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस, बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस। आपने सबस्पेस की डेफिनेशन ली, और W2 किसको बिलोंग करेगा? W2 को, एंड W2 इज ए सबस्पेस। आपके पास ये सबस्पेस गिवन है, किसका? V का, तो U2 माइनस W2 ये भी बिलोंग करेगा W2 को बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस। अब आप ध्यान से देखो, ये चीज W1 को भी बिलोंग कर रही है, ये चीज W2 को भी बिलोंग कर रही है, दोनों आपस में इक्वल भी है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर U1 माइनस W1, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल दे रखी है, तो ये W1 इंटरसेक्शन W2 को भी बिलोंग करेगी। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये W1 को बिलोंग कर रही है, ये W2 को बिलोंग कर रही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी है, तो ये दोनों की इंटरसेक्शन में भी तो बिलोंग करेगी। अगर ये दोनों की इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगी तो बस, तो W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, विच इंप्लाइज U1 माइनस W1 इक्वल टू U2 माइनस W2 इक्वल टू 0। गिवन है स्टेटमेंट में, गिवन है W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0, ये गिवन है स्टेटमेंट में, ये 0 है। इसका मतलब क्या है? इक्वल कर दो। U1 किसके इक्वल आ गया? W1 के। U2 किसके इक्वल आ गया? W2 के। सो क्या आ गया? एनी वेक्टर, सो एनी वेक्टर कौन सा है? V, जो V को बिलोंग करता है, कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब है यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो गया, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, विच इंप्लाइज डेफिनेशन क्या बोलती है? अगर ये यूनिकली एक्सप्रेस है तो हम इसको डायरेक्ट सम लिख सकते हैं। डायरेक्ट सम का सिंबॉलिकल फॉर्म तो यही है, ये प्रूव हो गया। ये तो दे ही रखा था तो आसान था, पर ये कंडीशन होल्ड होएगी, एक्स्ट्रा होल्ड हुई है, तभी यूनिकली एक्सप्रेस हुआ है, यूनिकली रिप्रेजेंटेशन यूनिक आई है। ये इक्वल आने का मतलब ही है कि एक ही तरीका है इसको लिखने का। अब थ्योरम नंबर 18 लिखो, लास्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 19, उसके बाद वेक्टर स्पेस आपका फुल फ्लैज खत्म हो जाएगा। लास्ट थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस टॉपिक, ये दो तरीकों से स्टेटमेंट आती है। एक स्टेटमेंट हो रहा है इसकी, वो डायरेक्ट ही कह देता है कि ये प्रूव करो, जो आपकी बुक में एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ये है एवरी सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज ए डायरेक्ट समेट। या तो यहां तक आएगा, अगर डायरेक्ट समेट नहीं लिखा होगा तो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा। ये दोनों इकट्ठे आते हैं, मतलब कि या तो यहां तक स्टेटमेंट होएगी या ये नहीं दे रखा होगा तो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट की स्टेटमेंट होएगी। मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आए तो आप इजीली समझ सकते हो कि दोनों की डेफिनेशन सेम है, एक W1 के ऊपर लगता है, एक W2 के ऊपर लगता है। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? ये थ्योरम कह रही है प्रूव करो V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 डायरेक्ट सम ही तो कह रहा है वो, ये प्रूव करो। ये प्रूव करने के लिए हम क्या करके आए हैं? एक तो V W1 प्लस W2 के इक्वल होना चाहिए, एक दोनों की इंटरसेक्शन 0 के इक्वल होनी चाहिए। यही तो प्रूव कर रहा है हमने 2 पार्ट्स में। उसके लिए एक W1 लेना पड़ेगा, एक W2 लेना पड़ेगा, तो ये लेके चलते हैं। लेट कर लेता हूं, लेट B इज इक्वल टू U1 U2
अप टू सोन um बी द बेसिस ऑफ W1। कोई ना कोई बेसिस माननी थी, मैंने मान ली W1 की। बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या है, B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट सबसेट ऑफ W1। अब पर W1 क्या है, W1 सबसेट है V का, तो मैं लिख सकता हूं B इज लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W1 की जगह क्या आएगा V। तो अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V का है तो एक्सटेंशन थ्योरम क्या बोलती है, एक्सटेंशन थ्योरम बोलती है, एक्सटेंशन थ्योरम बाय एक्सटेंशन थ्योरम लीनियर इंडिपेंडेंट सेट टू बी एक्सटेंड टू फॉर्म ए बेसिस, टू बी एक्सटेंड टू फॉर्म अ बेसिस। ये बेसिस बना सकता है, फॉर्म अ बेसिस। तो मैं लेट कर लेता हूं, सो लेट कर लिया मैंने B1 के अंदर एलिमेंट्स नए ऐड कर देता हूं, U1 U2 अप टू सोन um, V1 V2 अप टू सोन Vn। मैंने नए एलिमेंट्स लेट कर दिए बी द बेसिस ऑफ V। ये मैंने V की बेसिस ले ली। कितने एलिमेंट्स लेट किए है, V1 से लेके Vn लेट किए एंड टेक, मैं क्योंकि ये डायरेक्ट सम प्रूव करना है, W1 W2 दोनों चाहिए थे इसके अंदर, टेक कर लेता हूं B2 इज इक्वल टू V1 V2, जितने एलिमेंट्स मैंने फालतू लिए, बी द बेसिस ऑफ W2, बी द बेसिस ऑफ W2। बड़े आराम से हो रही है थ्योरम, कुछ भी नहीं है। आपको डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट या डायरेक्ट समेंट प्रूव करना है, तो आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम W1 प्लस W2, ये प्रूव करना है। जो मैंने साइड पे लिखा है मैं ये ही लिख देता हूं। ये प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। एक तो ये पार्ट प्रूव करना पड़ेगा, दूसरा पार्ट क्या करना पड़ेगा, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये कैसे प्रूव होएगा, एक तो W1 प्लस W2 सबसेट होएगा V का, एक V सबसेट होएगा W1 प्लस W2 का। तो क्लियरली ए पार्ट प्रूव करते हैं, क्लियरली ये तो बिल्कुल क्लियर है, W1 प्लस W2 सबसेट होएगा V का। सम ऑफ टू सबस्पेसिस इज अ सबसेट या सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, बहुत बारी कर चुके हो ये। अब दूसरा क्या करना पड़ेगा, लेट कोई V एलिमेंट है, V को बिलोंग करता है B एनी एलिमेंट। अगर ये एनी एलिमेंट है और V क्या है, बेसिस किसकी, इन एलिमेंट्स की, तो मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज V को α1 U1 α2 U2 अप टू सोन αm Um प्लस β1 V1 β2 V2 प्लस अप टू सोन βn Vn, वेयर अल्फा आईज और बीटा जेज ये किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड को। सो लिख लो बाय डेफिनेशन ऑफ LB1 इज इक्वल टू B। ये आपको दे रखा है, बेसिस है, इसका मतलब होता है LB1 इज इक्वल टू V, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होएगा और ये भी कंडीशन होल्ड करेगी स्पैन की। तो लीनियर स्पैन की डेफिनेशन लगाई है, दैट इज लीनियर स्पैन डेफिनेशन, लीनियर स्पैन की डेफिनेशन लगाई है, डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन। तो ये सारी की सारी चीज क्या है, ये सारी की सारी चीज है B की, और ये सारी की सारी चीज क्या है, दूसरे वाली चीज क्या है, ये सारी की सारी चीज है B2 की। मतलब ये W1 की है, ये W2 की है। तो मैं लिख सकता हूं V, ये सारी किसको बिलोंग करेगी, यहां लिख लो, बट α1 U1 अप टू सोन αm Um, ये किसको बिलोंग करेगा, W1 को, क्योंकि W1 क्या है, LB इज इक्वल टू V, डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन, LB इक्वल टू W1, ये इसको बिलोंग करेगा। एंड β1 V1 से लेके βn Vn ये किसको बिलोंग करेगा, W2 को, बिकॉज LB2 क्या है, वो W2 है, डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन। तो ये सारी की सारी चीज किसको बिलोंग करेगी, पहले वाली W1 को करेगी, दूसरे वाली W2 को करेगी।
V का एलिमेंट था वो इसके अंदर आ गया, देयरफॉर V इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो लगाया है मैं डेफिनेशन, मतलब लीनियर स्पैन ही लगाया है। फ्रॉम 1 एंड 2 बड़े आराम से हो रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 खत्म हो गई, अब तो ऑलमोस्ट खत्म है थ्योरम। इसका एक मेथड हो रहा है डायमेंशन से प्रूव करने के लिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 V किसके इक्वल आ गया, W1 प्लस W2 के। सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन 0 के इक्वल है। ये कैसे प्रूव होएगा, मैं क्या करता हूं इसके अंदर लेट करता हूं W1 इंटरसेक्शन W2 ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट है, सो कोई ना कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 को। आपने अगर V नहीं लेना, U भी ले चुके हैं, V भी ले चुके हैं, W भी ले चुके हैं, Z ले लेते हैं क्योंकि V ले चुकी है, Z लेके चल पड़ते हैं, आप जो मर्जी ले लो। इसका मतलब क्या है, Z W1 को बिलोंग करेगा एंड Z W2 को बिलोंग करेगा। अगर ये W1 को बिलोंग कर रहे हैं तो मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं अल्फा 1 U1, मैंने इसके यही एलिमेंट लिए हैं ना सारे के सारे, अल्फा M U M, वो क्या आएगा, Z इज इक्वल टू बीटा 1 V1 बीटा 2 V2 अप टू सोन बीटा N Vn, वेयर अल्फा आइज एंड बीटा जेज ये फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये इसके इक्वल है, ये भी Z की वैल्यू है, ये भी Z की वैल्यू है, इक्वेट कर दो, देयरफॉर अल्फा 1 U1 अल्फा 2 U2 अप टू सोन अल्फा M UM। अगर आपने समेशन की फॉर्म में लिखना है, आप समेशन की फॉर्म में लिख लो, मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। मैंने इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा समझना आसान रहे, सारी चीज एक तरफ ले आओ सारी चीज को। तो ये क्या आएगा, अल्फा 1 U1 से लेके अल्फा M UM, फिर बीटा 1 ये माइनस में होएगा, कांस्टेंट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कांस्टेंट है ना चीज, ये सारा 0। ये सारा का सारा क्या है, ये किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, एक तरीके का ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। हमारे पास जो दे रखा है वो B1 का बन गया, तो लिख सकता हूं सिंस अल्फा 1 से लेके अल्फा M और बीटा 1 से लेके बीटा N ये सारे के सारे 0 होएंगे, बिकॉज ये सारे किसके हैं, बिकॉज B इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू U1 से लेके UM और V1 से लेके Vn, ये सारा सेट दे रखा है इज लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो सारे के सारे स्केलर्स क्या होएंगे, 0 होएंगे। सारे स्केलर्स 0 का मतलब है, तो जो मैंने ये ऊपर एलिमेंट लिया है, जो ये नोटेशन लिया है, Z किसके बराबर आ गया, स्केलर 0 का मतलब है, देयरफॉर पुट इन 1। जब हम 1 में पुट किया तो Z इन 1, तो Z किसके इक्वल आ गया, 0। मैं तो कह रहा था नॉन 0 है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज की है वो गलत है, जो ये कह रहे हैं वो सही है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब है W1 इंटरसेक्शन W2 0 के इक्वल है। ये दोनों चीजें प्रूव होगी, इसका मतलब डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री या डायरेक्ट समेंड हो गया, हेंस प्रूव। तो थ्योरम आसान थी, बिल्कुल भी टफ नहीं थी, बड़े आराम से होगी। आप आराम से राइट डन करो, एक दो क्वेश्चन सब वो करवा देता हूं आपको। ये एग्जाम्पल दे रखी है और कई बार पेपर में आई हुई है, टफ नहीं आई है। आप वैसे +2 में करके आए हो कि एक चीज को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं। ये आप +2 के मैट्रिसेस चैप्टर में करके आए हो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। BSc 1 में आपने अलजेब्रा की एक बुक की है, उसके अंदर भी किया है हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स सेम ही है। तो ये प्रूव करना है, ये प्रूव करने के लिए वही काम। तो लेट पहले मान लो VRB n क्रॉस n मैट्रिक्स, कुछ भी मान लिया क्योंकि n क्रॉस n ऑर्डर कहा है उसने, तो मैंने n क्रॉस n मैट्रिसेस मान लिया। तो आपने ये प्रूव करना है। ये प्रूफ कैसे होएगा, पहले वाला सिमेट्रिक होना चाहिए, सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। एंड W1 W2 B2 सबस्पेसीज ऑफ सिमेट्रिक
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मैंने दो मान लिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसको कैसे है, कैपिटल ए की फॉर्म में लेके चलना पड़ता है, कैपिटल ए बिलोंग्स टू वी। तो मैं क्या, देयरफॉर कैपिटल ए कैन बी रिटन एज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं। ये मैंने +2 में डेरिवेशन में करवाई हुई है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में आप देख सकते हो। तो इसका नाम कोई भी मान लो P, इसका नाम कोई भी मान लो Q। P वेयर P बिलोंग्स टू W1 को करा दो, ये किया हुआ है, एंड Q बिलोंग्स टू W2 करा दो। W1 मतलब P ट्रांसपोज P के इक्वल आएगा, चाहे करके देख लो। इसको मैंने P सपोज की है, इसको मैंने Q सपोज की है, एंड Q का ट्रांसपोज Q के इक्वल आएगा। जिस बच्चे ने ये पार्ट देखना है मेरी +2 की मैट्रिसेस चैप्टर की, मैट्रिक्स चैप्टर की पार्ट नंबर 5 है शायद, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये मैं डेरिवेशन बताई हुई है प्रॉपरली। तो ये इसके इक्वल आएगा। पर ये अब ये नहीं पता ना कि ये डायरेक्ट सम है कि नहीं है, ये कैसे होएगा। अब यूनिकली एक्सप्रेस देखते हैं। टू प्रूव यूनिकनेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ए की यूनिकनेस प्रूव करनी है, तभी प्रूव होएगा, क्योंकि डेफिनेशन ये बोलती है। मैं लेट कर लेता हूं ए को L प्लस एम, वेयर L W1 को बिलोंग करेगा, M W2 को बिलोंग करेगा। W1 को कर ले तो L का ट्रांसपोज L के इक्वल आएगा, W2 को कर रहा है तो M का ट्रांसपोज माइनस M के इक्वल आएगा। A L प्लस W है, बहुत ध्यान से देखना। क्या मैं A का ट्रांसपोज लूँ तो क्या आएगा, L प्लस M का ट्रांसपोज, L ट्रांसपोज M ट्रांसपोज L, इसकी वैल्यू क्या है -M। A की वैल्यू भी आ गई, A ट्रांसपोज की वैल्यू भी आ गई, दोनों को प्लस करोगे 2L आएगा। L की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, M की वैल्यू आएगी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। यही तो P की वैल्यू थी और यही तो Q की वैल्यू थी। देयरफॉर L किसके इक्वल आ गया, P के, M किसके इक्वल आ गया, Q के। मैंने कोई और लेके चला पर L और M तो P और Q ही बन गए। तो एनी एलिमेंट ऑफ किसका, ये मैंने किसका एलिमेंट लिया था, A ऑफ V का, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। अगर ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम की डेफिनेशन क्या बोलती है, मैं इसको लिख सकता हूं V = W1 प्लस W2। आसान था, ये भी आसान था, कुछ भी नहीं है। अनदर रिप्रेजेंटेशन प्रूव कर दी कि वो सेम है। स्टूडेंट मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा है, आसान है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बस ये डिफाइन कर देता हूं। इवन फंक्शन क्या लेट करोगे, इसके अंदर fx को लेट कर लो x4 प्लस x², इवन फंक्शन। और ये ओड फंक्शन का है, ओड फंक्शन में क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, x³ प्लस x सपोज कर लेना। तो आप देख सकते हो कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरे चैप्टर के अंदर बेसिस, डायमेंशन, लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट सम, डायरेक्ट समेंड, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही लगे। कोई मुश्किल चैप्टर नहीं था, बड़े आराम से फ्लो में करो। मैं आपको कोशिश है कि बहुत फ्लो में करवा रहा हूँ, एक दिन में एक वीडियो देखना। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देखते हो पानी की टंकी भर जाती है, जब पानी की टंकी भर जाती है तो उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, हम थोड़ी सी टूटी खोलते हैं, एक फ्लो में पानी गिरता है। तो आपने जब भी देखना है तो एक फ्लो में देखना, मैं आपको एक फ्लो में सिखा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एंड ऑफ वेक्टर स्पेस। थैंक यू, टेक केयर।